हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था जो कि था हमारा n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c, जहां पर m1 l1 t1 थे यूनिट इन सिस्टम 1, m2 l2 t2 थी यूनिट इन सिस्टम 2 एंड a b c आर दी डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हमें गिवन होंगे। n1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू सिस्टम 1 में और n2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2 में। हमने 2-3 क्वेश्चन करे थे इसके, इससे कि आपको इसका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर होगा और आई होप आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी इसके क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए आज हम जो है लास्ट थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशंस की। पहली एप्लीकेशन थी कि चेक कैसे करते हैं कि कोई फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशन पुट करते हैं, अगर एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन की इक्वल आ जाती है, जो कि ये है एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल, डायमेंशन लिए क्या कर दो स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। सो एलएचएस डायमेंशन विल बी इक्वल टू आरएचएस डायमेंशन, तो फॉर्मूला वो करेक्ट होगा, अगर इक्वल नहीं आया तो फॉर्मूला वो रॉन्ग होगा। उसके बाद हमने देखा था सिस्टम को चेंज करने का, जो कि इस फॉर्मूले से हो गया था। अब हम देखेंगे किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं डायमेंशनली। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे आज की क्लास में कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशंस की। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चंस आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल से। ठीक है ना, अच्छा टॉपिक डाल देते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशंस। ठीक, यूजिंग डायमेंशंस। चलिए तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कोई पेंडुलम है। ठीक है, देखिए जानते हो पेंडुलम क्या होता है? देखो एक सिंपल क्या है थ्रेड, ठीक है ना, ये एक वायर ले लो या थ्रेड ले लो, इसके ऊपर एक स्फेरिकल जो है मास टंगा हुआ है एल्यूमिनियम का किसी भी मेटल का। ठीक है, इसको बोलते हैं बोब। क्या बोलते हैं? बोब। बेसिकली आपको जो पेंडुलम है वॉच के, जो वॉच होती है ना बड़ी बड़ी घड़ी होती है दीवार वाली वॉल क्लॉक्स, उसमें भी जो है आपको ये पेंडुलम मिल जाएगा ना। पेंडुलम वाली वॉच भी आती है, इसमें आपको आवाज भी आती है। ठीक है, उसके टिक टिक करने की। चलिए तो हम देखेंगे ये बेसिकली पेंडुलम होता क्या है। बेसिकली लॉन्ग थ्रेड होती है जिसकी लेंथ होती है एल मान लिया। ये एक बोब होता है, इसको बोलते हैं बोब। क्या बोलते हैं इसको? बोब। ठीक है, जिसका मास होता है स्मॉल एम मान लेते हैं। ठीक है ना, ये एक बोब है, सपोज करो कोई स्फेरिकल बॉल है, उसको एक धागे से बांध के टांग दिया गया है। ठीक है, और उसको इस तरीके से पकड़ के खींच दिया, तो ये क्या करेगा? मोशन करेगा, पहले इधर आएगा फिर इधर जाएगा, इस तरीके से जो है कंटिन्यूसली मोशन करता रहेगा। ठीक है, हमने क्या करा बेसिकली थ्रेड लिया जिसकी लेंथ एल मान ली और बोब जिसका मास स्मॉल एम मान लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मास है, अगर किसी बॉडी के अंदर मास होता है तो अर्थ के ऊपर यहाँ क्या होती है आपको बताइए? ग्रेविटी। तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक वो लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और वो कौन किसकी वजह लगती है? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है इस जो बोब है इस पे mg लगेगी, mg मतलब वेट। ठीक है, किसकी वजह से लगा? इस g की वजह से। इसका मतलब है इसके अंदर एक तो लेंथ हो गई l और इसका मास हो गया स्मॉल m, और इस पे किसका इफेक्ट होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इस पेंडुलम का क्या होगा? एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अच्छा ये टाइम पीरियड क्या होता है? ये तो आपको पता होगा, क्लास 9 तो पढ़ा होगा आपने, चैप्टर क्या होता है साउंड, उसके अंदर पढ़ा होगा। नहीं भी आपको याद है, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितनी ऑस्किलेशंस ये एक पर्टिकुलर टाइम में कवर करता है। ठीक है ना, हाउ मेनी ऑस्किलेशन कवर्ड बाय दिस पेंडुलम इन 1 सेकंड। ठीक है, ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है? मान लो ये सेंटर में इसकी पोजीशन ऐसे है ना, ये इधर गया सेंटर में आया, फिर इधर गया सेंटर में आया, तो इसको बोलते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। दिस इज सेकंड रेवोल्यूशन, दिस इज थर्ड रेवोल्यूशन। तो बेसिकली अपनी मीन पोजीशन से एक बार लेफ्ट एक बार राइट जाने के बाद जब सेंटर में आ जाए उसको बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन। तो
तो कितने रेवोल्यूशंस पर सेकंड ये कवर करता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना। तो बेसिकली टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है मास पे, मास पे भी डिपेंड कर सकता है, मास है इसके पास, लेंथ पे भी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन। चलिए, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। जो मैंने आपको भी कंसेप्ट समझाया था कि सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को मान लिया है, डिनोट करेंगे स्मॉल टी से, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड। मे का मतलब होता है डिपेंड कर सकता है, जरूरी नहीं है कि डिपेंड करे, कंपल्शन नहीं है कि वो डिपेंड ही करे, हाँ डिपेंड कर सकता है। ठीक है, विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ बोब। अभी समझाया था मास बोब क्या होता है, उसके मास पे, किसके बोब के, स्मॉल m मान लिया, लेंथ ऑफ पेंडुलम उसको मान लिया स्मॉल l लेंथ को, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको मान लिया स्मॉल g। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा उसके अंदर जो टर्म्स आएंगी, इट मे बी मास स्मॉल m, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो आपको बताया अगर डिपेंडेंसी क्या होती है, डायरेक्टली या इनवर्सली। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो हम ये देखेंगे कि जो ये डिपेंड करता है वो किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं लेट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल जी। ये तो आपने चीजें देखी होंगी, क्लास 10th में भी डेरिवेशन थे, 9th में भी डेरिवेशन थे। ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर। तो ये डिपेंडेंसी है। अब कहोगे सर हमें कैसे पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे। ठीक है, अब क्या पता इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, देखो हम मानेंगे एक पर्टिकुलर पावर पे, भाई क्या पता m स्क्वायर हो, क्या पता m की पावर क्यूब हो, क्या पता m की पावर 3/2 हो। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानेंगे। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इनकी पावर्स मान लेंगे a b c। ठीक है, पावर की मानिए हमें पता नहीं है ना फॉर्मूले में पावर क्या आने वाली है, और अगर पावर माइनस में आई तो वो अपॉन में आ जाएगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला अपॉन में बह सकता है। तो बेसिकली हमने क्या मान लिया a b c, और तीनों में क्या कर लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों कंबाइन करेंगे तो क्या ये रिलेशन नहीं आएगा, देखिए। ठीक, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। भाई तीनों कंबाइन करने के बाद क्या आएगा, मास की पावर a इंटू लेंथ की पावर b इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में इनको अलग अलग लिख के एक बार में ही जो नीचे वाला स्टेप है उसको लिख लेंगे। ठीक है, मतलब ये लेट टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल वो लिखेंगे, मास, लेंथ और ग्रेविटी। अब इनकी पावर्स ले लो a b c, हमें नहीं पता क्या पावर्स हैं। ठीक है, कहोगे सर पहले मास लेना जरूरी नहीं, कुछ भी ले लो, पहले कुछ भी पहले ले लो, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो मास की पावर a ले ली, लेंथ की b ले ली और ग्रेविटी की जो है c ले ली। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको पता है जब भी डायरेक्टली का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट आ गया हमारा k, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। कुछ नहीं करा, जो भी जिस भी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसके डायरेक्टली ले लिया, उसके बाद उनकी पावर कंसीडर कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, डायरेक्टली साइन को हटा के कांस्टेंट ले लिया जो कि हमारा k है। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी कैसा है, डायमेंशनलेस। ठीक, डायमेंशनलेस, ये हमारा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब कि इस k की जो है कोई भी डायमेंशन हमारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेप क्या था, जो भी जिस पे भी डिपेंड कर सकता है वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो विद पावर्स a b c, उसके बाद उसको इक्वल लिख के लिख दो। ठीक है, और k हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, अभी देखेंगे आखिर में यूज होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारा मेन स्टेप क्या होगा, अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशंस पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, बिल्कुल इजी चल रहा है। चलिए ये क्या है, टाइम पीरियड। टाइम किस चीज में होता है, सेकंड में। ठीक है, सो इधर आ जाएगा हमारा t, सिंपली t। ठीक है, अब अगर मास और लेंथ नहीं है तो क्या हम इसको यही लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। ठीक है भाई, जिस जो भी क्वांटिटी नहीं होती है हम क्या ले लेते हैं, उसकी पावर ले लेते हैं हम सिंपली 0। ठीक है, चलिए तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। ठीक है, इधर k तो कांस्टेंट है, k के तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। ठीक है, सो k को नेगलेक्ट कर देंगे। मास की क्या होती है डिनोशन, m पावर a। लेंथ की सिंपली कैपिटल L। ठीक, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी क्या होती है, सिंपली एक्सेलरेशन की होती है Lt-2, इसकी पावर c। ठीक है, इतना कॉपी करिए फटाफट। कॉपी करिए फटाफट इसको। चलिए तो कुछ नहीं करना, इसके बाद कुछ नहीं है, इक्वेट करना है और आपका आंसर सिंपली निकल जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, उसके बाद इक्वल रख के कांस्टेंट लगा दिया, जो कि हमारा कांस्टेंट होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या करा, इस इक्वेशन में डायमेंशंस पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ ml/t, है ना, मास लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो भी डायमेंशन होंगे सबको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट का मतलब क्या है, देखो मास कितनी बार लिखा हुआ है, एक ही बार है, तो मतलब m की पावर a। ध्यान से देखना, इन सबको हम कंबाइन करने हैं। ठीक है ना, लेंथ की पावर l की पावर क्या है b। ठीक, और यहाँ पे l की पावर c भी है। एक काम करते हैं, इसको मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। l की पावर b, पावर में अंदर भेज दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब जब भी c पावर अंदर जाएगी तो l की पावर c और t की पावर माइनस के 2c। अब समझ में आ रहा है, पावर्स को जो हमने अंदर भेज दिया तो ये हो गया LC, L की पावर C और LT की पावर माइनस 2C। अब करो कलेक्ट पावर, तो M की पावर A, L की पावर B और यहाँ पे C है, तो पावर ऐड देंगी, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, B प्लस C। T की पावर, T तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सिंपली माइनस के 2C। ठीक है, और ये हमारा था M0, L0, T की पावर 1। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब लगाना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इतना कॉपी करके मैं करब करूंगा। चलो करो फटाफट, क्वेश्चन अलग कर देता हूं ना, इसको कॉपी कर लिया आपने। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, देखो अब लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको बताया अगर कोई फॉर्मूला सही होता है तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आता है। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने जो है पिछली वीडियोस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका मतलब क्या है, इधर की डायमेंशन उधर की डायमेंशन के इक्वल होगा। मतलब जो भी m की पावर आएगी वो यहाँ पे m की पावर के इक्वल होगी, जो भी यहाँ की l की पावर होगी वो यहाँ पे l की पावर के इक्वल होगी, जो भी यहाँ पे t की पावर होगी वो इस साइड की t की पावर के इक्वल होगी सिंपली। सो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की पावर क्या है 0 और यहाँ पर a, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करा, पावर्स को हमने क्या कर दिया इक्वेट। यहाँ पर l की पावर क्या है b प्लस c और इधर LHS में क्या है 0, तो यहां से आ गया b इक्वल्स टू माइनस के c। देखो a की वैल्यू मिल चुकी है 0, b की वैल्यू क्या है, जो भी c की आएगी उसके माइनस के इक्वल हो जाएगी। अब t की पावर क्या है यहाँ पे माइनस के 2c और इधर क्या है 1। सो अब इसको आप क्या करो, -2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू -2 गया अपॉन में, सो देयरफॉर c की वैल्यू आ गई -1/2।
ए की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2, बी की पावर आ गई वैल्यू, देयरफॉर बी इक्वल्स टू माइनस, सी की वैल्यू क्या है माइनस के 1/2, देयरफॉर बी इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बी की वैल्यू आ गई हाफ, ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू हाफ आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के हाफ। अब कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और हमें फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। इसको कॉपी करिए, मैं इसको रख करूंगा। चलिए नीचे का कर देते हैं। देखिए लग रहा होगा सर क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप इनको 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। चलिए पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, टी इक्वल्स टू के एम की पावर ए एल की पावर बी और जी की पावर सी थी ना, ठीक है। सो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है 0, एल की पावर क्या थी बी, तो ये हो गई हाफ और जी की माइनस के हाफ, ठीक है। तो t इक्वल्स टू के, m की पावर 0 हो गई मतलब कि 1, खत्म हो गया तो, ठीक, सिंपली क्या आ गया 1, t की l की पावर हाफ है, हाफ का मतलब होता है रूट, तो l अंडर रूट, ठीक है। या फिर एक स्टेप बता सकते हैं हम, यहाँ पे l की पावर हाफ है, इस g की पावर माइनस आपको नीचे भेज दो, सो ये बन जाएगी g की पावर पॉजिटिव हाफ, ठीक है। पावर नीचे में क्या हो जाएगी साइन चेंज कर लेती है, सो t इक्वल्स टू के। अब देखो l पे भी हाफ है, g पे भी हाफ है, इसका मतलब है l अपॉन g पे पूरे पे ही हाफ, और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक। हाफ कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट से, सो देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया k अंडर रूट l अपॉन g। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। चलिए सो t इक्वल्स टू k अंडर रूट के l अपॉन g। अब बात कर सर k की वैल्यू क्या होगी, बेटा डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके अंदर से एक लिमिटेशन ये है कि हम बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अदर मेथड से जो कि हमें पहले से नोन है, बाय अदर मेथड्स या बाय एक्सपेरिमेंट्स, k की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 2 पाई। जब आप इसका फॉर्मूला पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई। सो देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब कहोगे सर हमें तो ऐसे कितने कांस्टेंट की वैल्यू करनी पड़ेगी, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप सिंपली यहीं पे छोड़ देंगे आंसर, टाइम पीरियड इक्वल्स टू k अंडर रूट l अपॉन g। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर यू, ठीक है। ये तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया बाय अदर मेथड्स, k इक्वल्स 2 पाई, देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के l अपॉन g, ठीक है। तो इसको नोट करिए फटाफट, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक, उस स्ट्रिंग के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिस तरीके से हमारा पेंडुलम था उस तरीके से हमारी क्या है सिंपल स्ट्रिंग है, ठीक है। अब जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जिसको डिनोट करा गया है स्मॉल v से, ऑफ अ स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन लेंथ। जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो उस स्ट्रिंग की लेंथ है उस पर डिपेंड कर सकता है। टेंशन, जो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है उस पर डिपेंड कर सकता है। एंड मास पर यूनिट लेंथ, जो इसका भाई स्ट्रिंग का कोई मास भी होगा और लेंथ भी है, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है, जिसको डिनोट करा गया है स्मॉल m से, ठीक है। तो ड्राइव करो फॉर्मूला फॉर v, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के लिए यूजिंग डायमेंशन, डायमेंशन का यूज करके जो है इसके फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है, ठीक है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको डायमेंशन बता दी, ठीक है, मास की भी, लेंथ की भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी। इसके अंदर बेसिकली लेंथ है पहले, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी सिंपली l। टेंशन क्या होता है आपको टेंशन के बारे में नहीं पता, और मास पर यूनिट लेंथ क्या है, ठीक है। चलो तो हम पहले इनको देखेंगे साइड बाय साइड, है ना। देखिए टेंशन क्या होता है बेसिकली, टेंशन कुछ नहीं है, सिंपली इट इज द फोर्स, ठीक है। इसका मतलब है टेंशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी mlt-2। टेंशन का मतलब क्या होता है हिंदी में तनाव। मान लो किसी आप स्ट्रिंग को खींचो, दोनों एंड से खींचोगे आप, तो उसके अंदर क्या होगी एक तनाव, उसके अंदर एक स्ट्रेस, एक बेसिकली
टेंशन क्रिएट हो जाएगा, वही होती है हमारी एक टाइप की फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है स्ट्रिंग जो है पर्टिकुलर रोप जो है टूट सकती है, ठीक है। तो टेंशन का मतलब होता है इट्स ए टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग, जब उसके ऊपर एक फोर्स लगती है तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या होती है, टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही टेंशन की होगी। अब बात करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ये साफ साफ बोल रखा है, स्मॉल एम है क्या, स्मॉल एम है मास पर यूनिट लेंथ, तो डायमेंशन क्या लेगी एम एल माइनस वन, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, मतलब हमने क्या करा, मास अपॉन लेंथ को एक नया नाम दे दिया जो कि है स्मॉल एम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, ठीक है। ये तो करना था, जो भी क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन तीनों को पावर दे दो a b c, ठीक। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, टाइम और टेंशन के और मास पर यूनिट लेंथ के, ठीक है। अब देयरफॉर v इक्वल्स टू k l की पावर a t की पावर b और m की पावर c, ठीक है। हमने क्या करा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आया और हमने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया जो कि हमारा आ गया k, ठीक है। और जो k है हमारा वो कांस्टेंट है डायमेंशन लेस, कौन सा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो आप लिख लेना वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब आपको बताइए, पहला स्टेप तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सो पुटिंग, मैं इसको लिख देता हूं, पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी डायमेंशन क्या होती है, आपको आती है देखो फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल एफ बी है और यहाँ पे क्या मान रखा है v। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, अभी t क्या है, टाइम पीरियड, जो कि हमने पिछली वीडियो में जो है, सॉरी पिछले क्वेश्चन में जो हमने भी देखा था, ठीक है ना, जो फॉर्मूला हमारा आया था 2π/g। तो t क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1/, टाइम पीरियड क्या है सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी की हो गई सेकंड इनवर्स। इसका मतलब है जो हमारी फ्रीक्वेंसी की ऐसे यूनिट हो जाएगी दैट बिकम्स सेकंड इनवर्स। टाइम पीरियड की होती है सेकंड और फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स, मतलब कि 1/s या s की पावर -1, ठीक। चलिए डायमेंशन पुट कर देंगे दोनों तरफ, फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी t-1, ठीक है। सो m0 l0 t की पावर -1, भाई ml तो है ही नहीं तो क्या होगी पावर 0, ठीक। कि हमारा कांस्टेंट है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। लेंथ के लिए कैपिटल L और टेंशन की क्या थी बताई थी मैंने, फोर्स वाली है ml2 सॉरी mlt-2 की पावर b, ठीक है। मैंने यहाँ 1 लगा ली, इस पर आपको याद रहेगी पावर 1 है, या मत लिखो, याद रखना। मास पर यूनिट लेंथ क्या थी m/l, सो m l-1 की पावर c, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पावर को अंदर भेज दो, l की पावर a, यहां पर m की पावर b, l की पावर b और t की पावर -2b, ठीक। इधर c आएगी अंदर, m की पावर c, l की पावर -c। अब पावर को कलेक्ट करो दोनों तरफ, इस तरफ तो एक ही पावर है, m की पावर b है और c भी है, सो ये हो गया m की पावर b प्लस c, m की पावर b प्लस c। अब ले लो l, l की पावर a है, b है और -c है, सो a प्लस b -c, ठीक। l तीन हो गया ना, अब बचा हमारा t, तो t की पावर -2b। तो हमने पावर जो है कलेक्ट कर ली, को चेक कर लेते हैं। m की पावर यहाँ पे b है, यहाँ c है, तो b प्लस c, l की पावर a प्लस b -c और t की पावर -2b, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और हमारी LHS में है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। बस अब हमारा क्या रहता है स्टेप, बेसिकली हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। अब इसको इतने कॉपी करिए पहले,
चलिए कर लिया कॉपी, क्वेश्चन आप कर देते पहले। चलिए तो बेसिकली हमारी क्वेश्चन आ गई m0 L0 t by -1 इक्वल्स टू m की पावर b प्लस c l की पावर a प्लस b माइनस c t की पावर माइनस के 2b। ठीक है, वही लिख देंगे अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, मैंने शॉर्ट लिख दिया POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो जो m की पावर दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर b प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो ना b प्लस c इक्वल्स टू 0, l की पावर यहाँ पे क्या है a प्लस b माइनस के c, इधर क्या है लेफ्ट साइड में 0। ठीक, t की पावर क्या है RHS में माइनस के 2b और इधर क्या है माइनस के 1। ठीक है, तो यहां से तो हमारा आ गया b इक्वल्स टू माइनस के c, मतलब जो भी वैल्यू c की आएगी वो b के इक्वल हो जाएगी माइनस की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल सकती है, इसको भी होल्ड करते हैं। सो माइनस से माइनस कट जाएगा, सो हो जाएगी b की वैल्यू हाफ आ गई, इस माइनस से माइनस कट गया ना, सो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई हाफ। अब इस b की वैल्यू यहाँ पर कर दो, तो बेसिकली यहाँ पे इस बार आएगा c इक्वल्स टू माइनस के b, तो c की वैल्यू आ गई माइनस के हाफ, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। ठीक, अब यहाँ पे b और c दोनों वैल्यू पुट कर दो, सो a प्लस b की वैल्यू क्या है हाफ, c की वैल्यू क्या है माइनस के माइनस हाफ। ठीक, इक्वल टू 0, सो a प्लस हाफ प्लस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इक्वल टू 0, सो a प्लस हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू माइनस के 1। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसको इनके अंदर पुट कर देंगे और हमारा बेसिकली फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट। चलिए कर लिया कॉपी, चलो रफ कर रहा हूं मैं, केवल नीचे के पार्ट का रफ कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने पहले बन दिया ना, क्या इक्वेशन थी v इक्वल्स टू k, पहले क्या था हमारा क्वेश्चन में लेंथ था, तो l की पावर a, फिर था हमारा टेंशन की पावर b, फिर था हमारा स्मॉल m की पावर c। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1 और b की वैल्यू क्या आ गई हमारी हाफ एंड c की वैल्यू हमारी आ गई माइनस के हाफ। ठीक है, सो v इक्वल्स टू k, अच्छा l नीचे भेज दो तो पावर पॉजिटिव हो गई, इस तरीके से यहाँ पे t की पावर हाफ रह गई और m की पावर नीचे भेज दो, सो m की पावर प्लस हाफ हो गई। जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में करता है यहाँ पे कर देंगे v इक्वल्स टू k अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m, दोनों पावर हाफ हाफ है ना, तो कंबाइंड पावर हाफ हो जाएगी और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। सो देयरफॉर जो इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो आ गया k अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m, वेयर k इज द कांस्टेंट, l इज द लेंथ, t इज द टेंशन एंड m इज द मास पर लेंथ। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए, क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, कॉपी करिए फटाफट इसको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द करंट I, the resistance R and the time t, derive the formula for heat produced in the wire, the dimensional formula of resistance is ml2 a minus 2 t की पावर माइनस 3। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फाइनल में ही आएगा I स्क्वायर RT। आप जानते भी हो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर RT, जहाँ पे I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है और T क्या होता है टाइम और H क्या होता है हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चल सबसे पहले वही लेट हीट डायरेक्टली, अच्छा ये हीट क्या है ये बताओ, जब हम डायमेंशन पुट करोगे तो बेसिकली हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी की आपको पता है क्या होती है ml2t-2। ठीक है, सो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है,
पावर ले लो a b c, ठीक। देयरफॉर h इक्वल्स टू k i a r की पावर b एंड t की पावर c, ठीक है। हमें तो पता है फॉर्मूला इस पर आर आएगा, ठीक है, मगर हमें क्या करना है, फॉर्मूले को ड्राइव करना है और हम उसको चेक भी कर सकते हैं जब हमें फॉर्मूला पता है आई स्क्वायर आर के से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिख लेंगे वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, पुटिंग, ये अब लिख लेना, मैं डायरेक्ट जो है डायमेंशन पुट कर रहा हूं। h क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो ml2t-2, ठीक। k कोई कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। I क्या है, करंट, करंट का ही होता है सिंबल कैपिटल A की पावर A। रेजिस्टेंस देखो दे रखी है रेजिस्टेंस की ml2t-3 a की पावर -2। अगर आपको सपोज करो इसकी ना दी जाए तो क्या निकाल सकते हो, देखो मैंने तो कराई थी आपको वीडियो में, क्लास में कराई थी मैंने, देखो v इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है, और v इक्वल टू क्या होता है, IR। ध्यान से देखो I रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस का बेसिकली हो जाएगा V/I। रेजिस्टेंस मतलब क्या बन जाएगा, V/I। तो अगर हमें वोल्टेज और करंट का बताओ तो हम रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं, वोल्टेज की भी नहीं होता सर हमें, तो वोल्टेज यहां से निकाल लो, W/Q, W की पता होगा और Q की भी पता होगा। W क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो W की हो गई ml2t-2, और चार्ज की होती है, करंट का फॉर्मूला होता है I × T, सो I के लिए A, टाइम के लिए T, तो ये बन गया ml2t-3 और A की पावर -1, ऊपर चलेगा ना। अब ये तो आ गई हमारी V की, अब इस V की यहां पुट कर दो, ठीक। देयरफॉर R इक्वल्स टू V की क्या है, ये वाली है ml2t-3 A की पावर -1 अपॉन करंट है सिंपली A की पावर 1, सो हो गया ml2t की पावर -3 A की पावर -2, 1 यहाँ से और माइनस यहाँ पे, तो हो गया -1 -1 -2। देखो ये आ रहा है ml2t-3 A -2। अगर आपको नहीं भी आती है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं कर देता हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन में जो है गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है ना रेजिस्टेंस की, इसलिए इसमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलिए तो करंट की A है, रेजिस्टेंस दे रखी है ml2t- से पहले लिख लेते हैं और A की पावर -2, ठीक है। लास्ट में क्या है, टाइम, टाइम की क्या होती है, सिंपली T पावर C, यहाँ पर पावर B। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, पावर कंबाइन करनी है, उससे पहले B को अंदर भेज देना, सो A की पावर स्मॉल a, ठीक, इस B को अंदर भेज दो, सो M की पावर B, L की पावर 2B, T की पावर -3B एंड A की पावर -2B, और यहां पर अंदर की पावर C, T की पावर C, ठीक है। बस अब क्या करना है, पावर को कलेक्ट कर लेना है, ml2t-2, M की पावर क्या है, केवल B है, तो M की पावर B, ठीक। L की पावर देखो यहाँ पे 2B भी है, बस केवल 2B है, ठीक है, L की पावर 2B, T देखो T की पावर है -3B, A की पावर A भी है, और हमारा अच्छा T की पावर एक और है C, सो -3B + C, ठीक है। हमारा A बचा, A हो गया हमारा A - 2B, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा, डायमेंशन को कलेक्ट कर लिया और हमारे पास आ गई M की पावर B, L की पावर 2B और T की पावर -3B + C और A की पावर -2B, ठीक है। और इधर है हमारी ml2t-2, इसको कॉपी करिए, फिर मैं इसको रब करूंगा। डायमेंशन हमें क्या करनी है, बेसिकली इक्वेट करनी है। चलिए क्वेश्चन रब कर दूं ऊपर का, चलो कर देते हैं। चलिए बस लास्ट स्टेप रहेगा, तो सिंपली क्या करनी है, इक्वेट करनी है, फिर वैल्यू पुट कर देनी है। तो ऊपर ही करते हैं इक्वेट, यहां लिख देते हैं अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। चलिए m की पावर क्या है यहाँ पे 1, इधर क्या है b, सो देयरफॉर b की वैल्यू आ गई 1, ठीक। l की पावर क्या है 2b,
इधर क्या है 2, ठीक है। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी b है और यहाँ पर भी क्या है, सिंपली b है, ठीक है। चलिए यहाँ से बेसिकली b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। इधर देखते हैं t की पावर क्या है, माइनस के 3b प्लस सी, माइनस के 3b प्लस सी इक्वल्स टू इधर है माइनस के 2। अब b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 3, b की वैल्यू है 1 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस के 2, सो माइनस 3 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस के 2, सी माइनस इधर भेज दो तो माइनस 2 प्लस 3, सी की वैल्यू आ गई 1, ठीक, सी की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे a माइनस 2b, a माइनस के 2b इक्वल्स टू, किस स्टेप को पुट करें सर, यहाँ तो a है ही नहीं। अब बेटा अगर यहाँ पे a नहीं है, इसका मतलब है a की वैल्यू क्या होगी, इधर डायमेंशन 0 होगी, सो a माइनस के 2b इक्वल्स टू 0। चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो इधर a की पावर 0, केवल इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो a इक्वल्स टू 2b, ठीक है। अब b की वैल्यू पता है, हाँ पता है, b की वैल्यू में क्या है 1, सो 2 इंटू 1, सो हमारी देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको वैल्यू को पुट कर देंगे, पहले कॉपी करिए फिर उसको कर दूंगा। चलिए कर दे रहा, अब सिंपली क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है एंड क्वेश्चन खत्म। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्या थी इक्वेशन, h इक्वल्स टू k i की पावर a और i r t, ठीक है। अब a की वैल्यू b की वैल्यू सीक्वल पुट कर देंगे, a की वैल्यू आई हमारी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो देयरफॉर h की वैल्यू क्या आ गई, k i स्क्वायर r t, ठीक है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब आप जानते हो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में h स्क्वायर r t, सो बाय अदर मेथड्स, यहां तक आपका बाय फाइनल आंसर है, चाहो तो कर लेना ये, चाहे मत करना। बाय अदर मेथड्स k की वैल्यू 1, therefore h equals to I square RT, where h is the heat, I is the current and R is the resistance and T is the time, ठीक। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए हो गई कॉपी। चलो तो बेसिकली हमने जो है आज थर्ड एप्लीकेशन भी देख ली कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। हमने 3 क्वेश्चन देखे, पहला देखा था हमने टाइम पीरियड निकालने का जिसका फॉर्मूला आया था 2 पाई अंडर रूट के L अपॉन G, फिर देखा था हमने फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारा आया था K अपॉन L अंडर रूट हमारा M अपॉन शायद हमारा था जो भी हमारा फॉर्मूला आ गया था, ठीक है। और लास्ट हमने क्वेश्चन करा है हीटिंग इफेक्ट का, दैट इज I स्क्वायर RT। तो बेसिकली हमारी जो 3 एप्लीकेशंस हैं वो हो चुकी हैं। सबसे पहले क्या था कि चेक करना है वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। सेकंड थी हमारी जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, जो था हमारा कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं उसको ड्राइव करेंगे। थर्ड वाली ड्राइव करने वाली है और सेकंड वाली थी हमारी कि किस तरीके से हम बेसिकली उसको पुट करके वैल्यू निकाल के, सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी क्या नाम था उसका, प्रिंसिपल ह्यूमैनिटी, हाँ बेसिकली फॉर्मूले को चेक करना, ठीक है ना, सॉरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करना, ठीक है ना। तो लास्ट हमारी थी फॉर्मूले को ड्राइव करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने डायमेंशन पूरा कर लिया है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होता है, और इसकी 3 एप्लीकेशन, नंबर 1 थी हमारी फॉर्मूला चेक करने वाली, नंबर 2 थी कन्वर्जन सिस्टम्स और थर्ड है हमारी ड्राइविंग दी फॉर्मूला। हमारा जो है डायमेंशन खत्म होता है। अब हमारा एक टॉपिक छोटा सा रहता है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, कि फिगर्स को किस तरीके से जो हम राउंड ऑफ करते हैं और कौन कौन सी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।